हेलो एवरीवन। आज दोबारा से हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक, जिसमें हमने पूरे वर्क क्या होता है, वर्क में वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देख ली हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि क्या है, एनर्जी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी होता क्या है। आखिर एनर्जी इस नाम है तो एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी है क्या। तो उसके लिए हम ऐसे नॉर्मल समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा मोबाइल है, तो जैसे ही हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम दौड़ के एकदम जाते हैं उसको चार्ज में लगाने। वैसे ही हम जब थक जाते हैं काम करते करते तो हम बोलते हैं कि अब एनर्जी नहीं बचा। तो दोनों केस में क्या है कि दोनों केस में हमारा एनर्जी भी खत्म हो रहा है, और मोबाइल के केस में जो मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो मोबाइल का एनर्जी खत्म हो रहा है। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी लगेगा। यानी कि एनर्जी क्या है कि एनर्जी वो चीज़ है जो हमें इससे काम कराने में वो हेल्प कर रहा है। तो यही एनर्जी का डिफिनेशन भी है कि एनर्जी का डिफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि जो काम करने का कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वही क्या है, एनर्जी है। दूसरा बात कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि फिजिक्स के टर्म में अगर समझते हैं कि अगर टीचर हमारा होमवर्क दिया तो हम टीचर से क्या बोले कि सर हम होमवर्क नहीं बनाए। तो टीचर पूछा तुम होमवर्क क्यों नहीं बनाए हो, तो तुम बोले कि सर एनर्जी नहीं था। तो एनर्जी नहीं था, तो इस टर्म में, फिजिक्स के टर्म में, ये जो आंसर हुआ, रीजन हुआ, ये कुछ हद तक सही हो सकता है कि हमारे में एनर्जी नहीं था तो मैंने काम नहीं किया। तो ये था एनर्जी का डिफिनेशन की, यानी कि ऐसा एनर्जी क्या है, कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब पढ़ते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है। तो जैसे हम वर्क को मेजर करते हैं तो वर्क का ऐसा यूनिट है, वैसे ही हमारे पास एनर्जी का भी क्या होता है, कुछ यूनिट होता है जिसमें हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब तीसरी बात कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जो इसका एनर्जी का जो यूनिट था जूल, वो किसने दिया था, तो वो एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, जो ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे। उनका नाम क्या था, जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने क्या दिया था, एनर्जी का कंसेप्ट दिया था। अब ये बात हो गया कि एनर्जी और वर्क। और अगर हमको एग्जांपल समझना है तो मान लेते हैं कि क्या हुआ कि एनर्जी कैसे होता है कि हम क्रिकेट देखते हैं तो जो बैट्समैन बॉल को मारता है तो बॉल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। तो आखिर वो बॉल थोड़ी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ही जाके क्यों रुकी, क्यों वो इसलिए रुकी क्योंकि जो बॉल में जो काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि जो बैट्समैन जब उसको मारा तो उसमें वेलोसिटी आया, तो उस बॉल में जो काइनेटिक एनर्जी था, तो जब तक वो काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो गया तब तक वो बॉल क्या करते रहा, ट्रैवल करते रहा। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया दूसरे फॉर्म में, तो क्या हो गया, बॉल रुक गया। वैसे ही आप समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी क्या है, कि वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सिंपल सा समझते हैं कि अगर हम कोई काम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर एनर्जी है। यानी कि एनर्जी है तो काम कर सकते हैं, काम जितना किए उतना ही एनर्जी। यानी कि एक सिंपल से टर्म में समझिए कि वर्क ही, जितना हम वर्क करेंगे उतना हमारे से क्या खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा। अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं, अगर हम 1 जूल काम कर रहे हैं तो हमारे में एनर्जी भी कितना खर्च होगा, 1 जूल एनर्जी क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर लॉस होगा। यानी कि जितना अगर एनर्जी लॉस होगा उतना काम होगा, या फिर जितना काम होगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो यहीं से एक डिफिनेशन भी हमारा आ जाएगा कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल एनर्जी। तो 1 जूल एनर्जी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ डूइंग 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। या फिर इसको दूसरे टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें 1 जूल वर्क डन करने में जो हमारा एनर्जी खर्च होता है उसको हम क्या बोल देंगे, 1 जूल एनर्जी बोल देंगे। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस व्हाइल डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये एनर्जी टर्म्स क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने बताया कि क्या हुआ कि जो बैट्समैन बॉल को मारा तो बॉल क्या हुआ, अचानक जाके रुक गया।
अचानक नहीं रुका, धीरे धीरे वो जाके क्या हो गया, रुक गया। यानी कि हम ये क्या देखते हैं कि हम ये भी पढ़े कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि ना ही एनर्जी बनता है ना ही खत्म होता है। तो आखिर ये एनर्जी बंद कैसे हुआ, तो इसमें ये भी डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि जो एनर्जी होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि समझते हैं कि जो बॉल था वो किसके हाथ में था, बॉलर के हाथ में था। तो जो बॉलर के हाथ में अभी अगर मान लेते हैं बॉलर अपने बॉल को पकड़ के खड़ा है, तो बॉल को पकड़ के खड़ा है तो यानी कि बॉल अभी क्या चीज में है, रेस्ट में। बॉल क्या चीज में है, रेस्ट में। तो बॉल के पास कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास पोसेस होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब बॉल को लेके बॉलर क्या हुआ, दौड़ा तो बॉल को क्या किया, थ्रो किया। बॉल को जब थ्रो किया तो बॉल के पास कुछ क्या आया, वेलोसिटी आया। बॉल के पास क्या आया, वेलोसिटी। तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे डिफिनेशन भी क्लियर हमारा हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी वो पोजेस करेगा वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उस बॉल के पास अब क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। फिर बैट्समैन उसको क्या किया, हिट किया, तो वो काइनेटिक एनर्जी और फास्ट बढ़ा, और लेकिन धीरे धीरे वही काइनेटिक एनर्जी, वही बॉल धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। यानी कि फिर से वो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फैन मूव करने लगता है, तो स्विच या फिर लाइट ग्लो करने लगा, तो स्विच ऑन किया तो स्विच से कौन सा एनर्जी गया, बल्ब के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्विच से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के पास गया, फिर बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। तो बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी में, तभी जाके हमारे पास क्या हो रहा है, और रोशनी आ पा रहा है। तो इसी तरह से हर एक अलग अलग फॉर्म होता है एनर्जी का, तो उसी में से कुछ फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ऐसा एनर्जी जो मान लेते हैं ये हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने हाथ पर रखा हुआ है, तो इसके पास कुछ अपना पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से जो इसके पास एनर्जी होगा उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यानी कि उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मूविंग बॉल है तो मूविंग बॉल के पास जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यही जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मिला दें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। यानी कि अगर हमारे से पूछेगा कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद केमिकल एनर्जी की बात करें तो केमिकल एनर्जी जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेल है, बैटरी है, तो उससे हम कोई चीज चलाते हैं, तो उस बैटरी के पास, सेल के पास कौन सा एनर्जी हुआ, केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, जैसे अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो हम हीटर यूज करेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जब हीटर को प्लग इन किए वहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, तो वहां से ये कैसे में हुआ, कैसा एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी। जो बल्ब से आ रहा है, जो सन से आ रहा है, वो हमारे पास कैसा एनर्जी है, जिससे हम कोई देख पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, वो क्या है, लाइट एनर्जी। मैं बोल रहा हूं तो आवाज आप लोगों के पास पहुंच रहा है, यानी कि मेरे पास भी कोई एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी। कौन सा एनर्जी हुआ, साउंड एनर्जी। और हम अभी से शुरू से ही चर्चा कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अभी अगर मुझे मोबाइल चार्ज करना हो या फिर जो बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, तो ये सारा कौन सा एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारा एनर्जी का टाइप था। अब धीरे धीरे करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में। तब तक के लिए मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से सारे तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने से पहले समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है। तो सपोज कि मान लेते हैं कि हम कहाँ पर, एक फुटबॉल ग्राउंड में हैं। हम एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हैं और हमारे सामने क्या है, फुटबॉल रखा हुआ है। तो फुटबॉल रखा हुआ है लेकिन हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, यानी कि फुटबॉल क्या चीज में अभी हिल डुल नहीं रहा, यानी कि फुटबॉल अपनी जगह पर फिक्स है।
तो ये जो एनर्जी उस फुटबॉल के पास तब तक है जब तक वो मोशन नहीं कर रहा, वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास हम पूरा जोर लगा कि उस फुटबॉल को पैर से हिट करते हैं तो वो फुटबॉल क्या करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा। तो उस वक्त वो जो उसके पास जो एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सिंपल सी बात हमें क्या समझ में यहाँ से आ रही है कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रहा है, उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी आ रहा है, वो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी है। अब की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv²। यहां पर जो m है वो क्या है, मास है। मास किसका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा कि 1/2 mv², 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूला को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, चलो तो प्रूफ करके देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके वजह से वो फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो समझते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से ही जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करते हुए वक्त जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाता, यानी रेस्ट में आने से पहले तक जितना वो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते वक्त जितना वो वर्क कर रहा है तो वही वर्क किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी के बराबर हो जाएगा। हमने वर्क और एनर्जी के रिलेशन से भी समझा कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूव करते वक्त वो जो वर्क कर रहा है उसके वजह से जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वर्क होगा किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क जो डन होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि W बराबर क्या होता है, F.S। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा चीज कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से ये इक्वेशन 1 हुआ, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी क्या कर रहा है, मोशन में है। तो मोशन में यानी कि उसके पास पहले वो मोशन में है, यानी कि वो चल रहा होगा, फिर क्या हो रहा है, रुक रहा है, यानी कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है। तो हम समझते हैं कि अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, v² प्लस u² बराबर 2as। यानी कि थर्ड इक्वेशन से जो आता है हमारे पास फॉर्मूला वो क्या होता है, v² माइनस u², v² माइनस u² बराबर 2as आता है। क्लियर है। तो यहां से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से जो s होगा वो क्या आ जाएगा, v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। v² बराबर u² डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां पर क्या था कि मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी था कि वो क्या हो गया कि 0 हो गया। तो यहां पर अब हम इनिशियल को 0 माने या इसको 0 माने, दोनों केस में हमारा सेम ही आने वाला है। चलो आपके लिए हम मान लेते हैं कि जो अगर बॉल स्टार्टिंग से मूव कर रहा है और लेकिन लास्ट में जाके क्या हो रहा है, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो बॉल का हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या हो रहा है, वो 0 हो जा रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में था और मोशन में होके क्या हुआ, रुक गया। तो रुक गया यानी कि वो क्या हुआ, 0। तो यहां से देखेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये v² क्या हो जाएगा 0 माइनस u² बाई 2a। अब यहां पर एक हमारे पास बात आएगा कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा था तो रुका,
रुका यानी कि उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन लग रहा था, यानी कि रिटार्डेशन, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट में जो एक्सेलरेशन लग रहा था रिटार्डेशन, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा था। क्या लग रहा था, ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं, नेगेटिव। अरे ऑपोजिट एक्सेलरेशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा तो ये जाते जाते रुका, तो रुका क्यों रुका, क्योंकि इस पे हमने ब्रेक अप्लाई किया होगा, और ब्रेक अप्लाई किया होगा यानी कि फोर्स इसमें कुछ पीछे लगा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यहाँ से एस इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस यू स्क्वायर बाई माइनस 2 इंटू ए, यहां से माइनस माइनस कट गया तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई 2a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जब हम इसको इक्वेशन, ये क्या हो गया, मान लेते हैं इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा 3, यहां से हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमारा क्या था, ये इक्वेशन थर्ड है। अब यहां पर हम क्या देखे हैं कि यहां पर वर्क डन बराबर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस वर्क डन को यहां पर हम लिखते हैं कि इसको इक्वेशन को पुट करेंगे उसमें, कि वर्क बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर किसके है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखते हैं कि वर्क के बराबर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्क ही किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स, यहां पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। और यहां पर एस का वैल्यू कितना है हमारा, यू स्क्वायर बाई 2a। यहां से ए कट गया, ए हमारा कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखते हैं, हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, यहां से m बच गया, m इंटू यू स्क्वायर बाई, अब क्या बच गया, a सॉरी 2। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कि 1/2, 2 को इधर ला दिए, m u स्क्वायर। अब ये u क्या है, वेलोसिटी है। अब ये कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इसकी जगह अगर बॉडी रेस से स्टार्ट होकर मोशन में जा रहा है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर जो फॉर्मूला था हम यहाँ से डिराइव कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो हमारा था वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड ऑन 2 थिंग, 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्या क्या है वो, कि जो पहला है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो क्या चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि डायरेक्टली, दूसरा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी कि अगर वेलोसिटी 1 टाइम्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर में बढ़ेगा। मास जितना बढ़ेगा, अगर मास 1 यूनिट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 यूनिट बढ़ेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी 1 यूनिट बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर में क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर मास 1 यूनिट बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर था वो क्या था कि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि अगर वेलोसिटी 1 यूनिट बढ़ रहा है तो उसके स्क्वायर में क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो वही उसी के बेस पे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लाया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v हैज काइनेटिक एनर्जी E, यानी कि एक हमारे पास बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है जिसके पास मास क्या है, इसका मास है m और इसके पास v वेलोसिटी से ये आगे की ओर जा रहा है। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, E के बराबर। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि जो पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये जो 1/2 mv स्क्वायर है ये किसके बराबर है, E के बराबर। ये तो सारे केस में सेम होने वाला है।
लेकिन अब क्या कर रहा है कि केस 1 में क्या हो रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी इन ऑल केसेस, कि नया वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा चार केसेस में, वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं। तो केस 1 में क्या है कि मास को डबल कर रहा है, क्या कर रहा है, मास को डबल, लेकिन वेलोसिटी को क्या किया है, कांस्टेंट। तो यहां पर जब हम नया वाला काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यानी कि के ई डैश, नया है तो इसको थोड़ा चेंज करने के लिए यहां पर हम डैश लगा दिए, तो जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। मास कितना है, अब मास डबल हो गया यानी कि मास क्या हो गया, 2m हो गया, और v स्क्वायर यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें, इस 2 को इधर ला दे रहे हैं, 2 इंटू 1/2m v स्क्वायर। अब ये देखो यहां जो 1/2m v स्क्वायर है वो इस e के बराबर है ना। तो यहां पर जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के ई डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ e, यानी कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया, पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी के डबल हो गया। समझ में आया, एक बार और देख लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है कि मास को हाफ किया जा रहा है, यानी कि अगर यहां पर हम इसको, यहां ये वाला कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर जो के ई डैश यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी, यहां पर भी के ई डैश जो होगा वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2, फॉर्मूला तो लगाएंगे 1/2। अब मास क्या हो रहा है, हाफ, यानी कि जो पहले मास m था अब क्या हो गया, m/2 हो गया, m/2 और ये v स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि इस 2 को अगर हम आगे ला रहे हैं तो यहां पर जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के ई डैश 1/2 इंटू 1/2 m v स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1/2 m v स्क्वायर ये e के बराबर है, यहां पर भी मैं कैपिटल M ही लिख दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहां पर स्मॉल m से शायद कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो यहां पर ये 1/2 m v स्क्वायर किसके बराबर है, e के बराबर, यानी कि जो यहां पर नया वाला काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, e, जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी था वो कितना हो गया, हाफ। यानी कि एक चीज यहां पर हमने क्या नोटिस कर रहा है हम लोग कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहा है, मास डबल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ, डबल। इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास हाफ हो रहा है तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी भी होगा वो भी क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब हम आगे समझते हैं कि केस थर्ड में भी सेम क्या है, यहां पर मास को कांस्टेंट रखा है लेकिन वेलोसिटी को डबल। तो फॉर्मूला लिखते हैं कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई डैश होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2, मास कांस्टेंट है, मास में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, डबल। यानी कि पहले अगर जो वेलोसिटी v था अब वो वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया है, 2v हो गया है। वेलोसिटी क्या हो गया है, 2v। तो वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2v का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2m, ये 2 2 4 v स्क्वायर हमारे पास आ गया। इस 4 को हम आगे लाएंगे तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, इस 4 को अगर हम यहां पर लिख दें कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 1/2 m v स्क्वायर। अब सेम चीज ये 1/2 m v स्क्वायर इसके बराबर है, e के बराबर। तो यहां पर जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या था कि पहले वेलोसिटी v था, वो वेलोसिटी डबल यानी कि 2v हो गया, तो 2v हुआ तो 2v का होल स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर हुआ। उस 4 को थोड़ा हम आगे लाए, इस 1/2 को पीछे ले गए तो ये 1/2 mv स्क्वायर हुआ। ये 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल एनर्जी के बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो उसके जगह हमने क्या लिख दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि e लिख दिया। तो यहां से क्या हुआ कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो गया। केस 4 समझते हैं। केस 4 में क्या है कि मास को यहां पर भी कांस्टेंट रखें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो नया वाला है वो भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2 m और v। अब वेलोसिटी यहां पर क्या हो रहा है, हाफ, यानी कि पहले जो वेलोसिटी v था वो क्या हो गया, 1/2 v हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, 1/2 v हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 v का होल स्क्वायर, क्योंकि मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो वो हाफ का होल स्क्वायर। तो यहां से जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी आएगा के ई डैश
इक्वल्स टू 1/2 m 1/4 v²। कोई दिक्कत? 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1/4 आएगा। इस 1/4 को यहाँ लाते हैं, 1/2 को वहां ले जाते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा नया वाला क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 mv²। अब आगे पीछे क्यों किए तो वो तो हम सिंपल से समझ गए हैं कि हमें 1/2 mv² की जगह क्या लिखना है, ई लिखना है। तो यहां से जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर से एक बार हम कंक्लूजन देखते हैं। ये दोनों हम लोग समझ गए कि एक बार क्या था कि केस 1 में था कि अगर मास डबल कर रहा है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है डबल। अगर यहाँ पर मास हाफ कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है हाफ। इस थर्ड केस में देखते हैं कि अगर मास को कांस्टेंट रखे और वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो डबल यानी कि डबल का स्क्वायर, तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर में बढ़ रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इस केस में देखें कि मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, कैसे डिपेंड करता है, वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तब तक आप नोट्स करिए। तो अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और यही लास्ट टॉपिक भी रहता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, तो उस पर हम ऐसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन की वजह से या उसमें कोई शेप चेंज हो, तो उस तरह का जो उसके पास जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे समझते हैं, मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर के पास, इसके पास कुछ पोजीशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके पास कुछ पोजीशन है, तो इस वक्त इसके पास जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई चिड़िया क्या रहती है कि पोल पर बैठी हुई होती है, तो उस वक्त बैठने की वजह से वो उसका एक पोजीशन है, तो उसके वजह से जो उसके पास जो एनर्जी आएगा वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसके पास कुछ पार्टिकुलर पोजीशन है। दूसरी चीज समझते हैं कि जैसे हम तीर और धनुष का एग्जांपल लेते हैं, तो तीर धनुष में क्या होता है कि धनुष से तीर को खींचते हैं, तो वहां पर जो रबड़ लगा रहता है वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो वो रबड़ को स्ट्रेच होने या फिर जो धागा लगा रहता है वो क्या होता है, स्ट्रेच, यानी कि उसके शेप में क्या हुआ, चेंज। तो वहां पर क्या हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। तो वही जो शेप में चेंज होने की वजह से उस रस्सी में क्या स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जिसकी वजह से जो तीर होता है वो क्या हो जाता है, जो एरो होता है वो क्या होता है, बहुत आगे की ओर होता है। या फिर जो गुलेल जो होता है जिससे बंदर मारते हैं या फिर चिड़िया मारते हैं लोग, वो गुलेल को हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचते हैं, तो खींचने की वजह से उसके गुलेल में क्या हुआ, स्ट्रेच आया, स्ट्रेच किए तो उसको क्या हुआ, उसका शेप चेंज हुआ। तो वो जो उस गुलेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कहीं पर अगर पोजीशन की वजह से या चेंज इन शेप की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर जो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 1/2 mv², लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh। चलो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हम ये बहुत बार हम देख चुके हैं कि वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या है, कि जितना वर्क करेंगे वो एनर्जी होगा, कि अगर 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो 1 जूल एनर्जी खर्च हुआ, यानी कि जितना हम काम कर रहे हैं वही क्या हो जा रहा है, कि एनर्जी हो जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम किसी h हाइट तक लेके यहाँ पर हम पहुंच गए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए, कितने हाइट मान लेते हैं, h हाइट, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट, ये h बोले, हाइट बोले, h हाइट तक ले गए, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट को s से भी डिनोट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि h हाइट तक इसको ले गए। तो इसको यहां से यहां ले जाने में जितना वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसका पोजीशन की वजह से, यहां पर पहले पोजीशन था, पोजीशन बदल गया, तो ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगा वो किसके पास, वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहां से इसको यहां ले जाने में जो वर्क होगा वही वर्क डन
किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वर्क होगा वो किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये बॉक्स को जब ऊपर ले गए हैं तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जी। यानी कि हम ए की जगह क्या लिख दिए यहाँ पर, जी। यानी कि जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के लग रहा था जो एक्सेलरेशन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फोर्स की जगह mg, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, h हाइट। यानी कि अगर दोनों को हम एक जगह पुट करें, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, तो 1 और 2 को जो वैल्यू पुट करेंगे तो यह वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा F इंटू एस, एफ डॉट एस। एस की जगह हम डायरेक्ट अब यहाँ पर हम h यूज कर रहे हैं, ये हाइट। और फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर, यानी कि mg इंटू h। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, mgh आ गया। यही फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को हम नॉर्मली क्लासिफाई कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसको मतलब ऊपर उठाएं या फिर किसी पोजीशन में रखें, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो उस तरह के हम एनर्जी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि बर्ड सिटिंग ऑन पोल, बर्ड्स सिटिंग ऑन पोल। इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा कि अगर हम क्या रखते हैं कि बुक को अपने अलमीरा में सेल्फ पे रखते हैं, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। बुक को हम बैठते हैं क्लास में तो उसको बेंच पे रखते हैं, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है कि एनर्जी जो स्टोर होता है, एनर्जी विच स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, कि एनर्जी stored in object due to change in its shape, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि क्या होता है कि क्लास में कभी किए होगे कि रबड़ को हाथ में फंसा के, उंगली के बीच में फंसा के हम क्या करते हैं कि रबड़ से वहां पर हम एक पेपर लपेट लेते हैं और उसको छोड़ते हैं और सामने जाके क्या होता है, लगता है। तो वो रबड़ में जो उस वक्त जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो कौन सा एनर्जी है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरे और एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसके एग्जांपल बो एंड एरो, जो कि मैंने बताया बो एंड एरो हो गया। इसका एग्जांपल क्या हुआ, स्ट्रेच्ड रबड़ हो गया। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकता है। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क और एनर्जी हमारा पूरा क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हम देख लिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितने तरह का होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब हमारा एक टॉपिक बचता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि उसको हम समझते हैं कि अगर हम एग्जांपल ले हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डैम बनता है। तो डैम में क्या हुआ कि पानी स्टोर हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, स्टोर। तो पानी स्टोर हो रहा है, तो स्टोर हो रहा है तो उसका पोजीशन भी कुछ है। तो उस स्टोर्ड वाटर के पास जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या होता है कि डैम का जो गेट खुलता है, तो डैम का गेट खुलता है तो वाटर क्या होता है, फ्लो होने लगता है, यानी कि वाटर में मोशन आया, वेलोसिटी आया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या चीज में कन्वर्ट होने लगा,
काइनेटिक एनर्जी में, कैसे में कन्वर्ट होने लगा, काइनेटिक एनर्जी में। फिर क्या होता है कि वो वहां पर जो लगा रहता है चक्का जैसे जो गोल घूमता है वो घूमने लगता है, और घूमने की वजह से क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं आयरन की, जो जिससे हम कपड़ा आयरन करते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि उस आयरन के प्लग को हम सर्किट में वहां पर प्लग इन किए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आयरन गर्म होता है और हम कपड़े को प्रेस आयरन करते हैं। तो ये था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है वर्क एंड एनर्जी। आप लोगों को कैसे लगा उसको जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।